प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कृष्णा एकेडमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर मैं ललित मेवाड़ा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जिस विषय को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं वो है राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए हाल ही में साक्षात्कार की दिनांक घोषित की गई है और ये इंटरव्यू 8 जुलाई से प्रारंभ होंगे। इससे संबंधित क्या क्या पहलू होते हैं, किस प्रकार से हमें इंटरव्यू का ध्यान रखना है, किस प्रकार जब हम इंटरव्यू का देने जाएं तो हमें अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है, क्या ड्रेस कोड होगा, किस प्रकार हमें उसमें रूम में प्रवेश करना है, आपके बायोडाटा से संबंधित अनेक प्रकार के प्रश्न होंगे, आपके नाम, जिला, गांव, आपकी हॉबीज़ इत्यादि से रिलेटेड अनेक प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन पर हमें किस प्रकार से आत्मविश्वास युक्त होकर, प्रसन्नचित होकर इस साक्षात्कार को फेस करना है, इस पर हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। और इसके लिए आज हमने एक हमारे विशेष मेहमान, हमारे पुराने साथी राहुल सर को आमंत्रित किया है। क्योंकि साथियों, एक बात ध्यान रखें कि इंटरव्यू सिर्फ आपके ज्ञान का परीक्षण नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं है, ये आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, ये आपके आईक्यू का परीक्षण है। तो किस प्रकार कूल होकर इस साक्षात्कार को आप फेस करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात मैं और बता दूं आपको कि ये जो साक्षात्कार का जो आज हम डिस्कशन ले रहे हैं, ये सिर्फ एसआई के लिए नहीं है, बल्कि आरएएस, बैंक के जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनके लिए, या अन्य सभी परीक्षाओं से रिलेटेड जितने भी साक्षात्कार आप कहीं भी जाएंगे तो उन साक्षात्कार के सामान्य पहलू, कॉमन फैक्टर्स क्या रहते हैं, उस पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो मैं आज स्वागत और आमंत्रित करता हूं राहुल सर का। राहुल सर, आपको इस विषय पर सर आइए विशेष चर्चा आज आपके साथ करेंगे। और राहुल सर स्वयं 2016 आरएएस का इंटरव्यू दे चुके हैं, काफ़ी पुराने और अनुभवी शिक्षक साथी हैं हमारे। तो मैं निवेदन करूंगा सर से कि आपको इंटरव्यू से संबंधित विस्तृत उपयोगी जानकारी प्रदान करें। धन्यवाद ललित सर, आपने इस प्लेटफॉर्म पर विद्यार्थियों से रूबरू होने का अवसर उपलब्ध कराया। प्रिय मित्रों, आज अपन न केवल सिविल सर्विसेज, आईएएस, आरएएस, अन्य पीसीएस, एसएससी, बैंक, साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर में जितने भी जॉब इंटरव्यू होते हैं उन सभी पर किन किन बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है, इंटरव्यू देते जाते समय या इंटरव्यू के समय, इंटरव्यू के दौरान किन किन पहलुओं पर, किन किन बिंदु पर अपने को मुख्यतः ध्यान रखना है, उन बिंदु पर आज अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। हाल ही में जो अपना इस लेक्चर का, इस सेशन का जो मुख्य उद्देश्य रहेगा, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर इंटरव्यू, ठीक है, वो आयोजित कंडक्ट कराया जा रहा है आरपीएससी के द्वारा। तो इंटरव्यू जो पहले फ्रेशर्स हैं, जो पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके मन में बहुत सारे विचार आ रहे होंगे कि सर इंटरव्यू के समय इंटरव्यू हॉल में किन किन बातों का विशेषता अपन ध्यान रखें। तो आज 1 बाय 1 डिटेल से उनके बारे में चर्चा करेंगे। और ये सभी एग्जाम के लिए जिनमें इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाते हैं, तो ये एग्जाम सभी एग्जाम के पर्पज से वीडियो या सेशन रहेगा जो सभी के लिए फायदेमंद रहेगा। और आज की जो जानकारी है वो आपके आने वाले इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो डिटेल से चर्चा करेंगे कि किन किन बातों का इंटरव्यू के समय ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, जो पहली बात है जो इंटरव्यूअर के मन में रहती है, विद्यार्थियों के मन में उत्सुकता रहती है, जिज्ञासा रहती है कि सर हमारा ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। ये पहला क्वेश्चन जो होता है कि हमारा ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। तो देखिए, आपका ड्रेस कोड फॉर्मल होना चाहिए और जिसमें आप कंफर्ट फील करते हो वो आपका ड्रेस कोड होना चाहिए। ध्यान रखें कि जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो, ये आपका विशेषकर ध्यान रखें। अब जैसे आप लाइट कलर का शर्ट ले सकते हो और डार्क कलर की आप पैंट यूज कर सकते हो। शर्ट में ये विशेषकर ध्यान रखें कि प्लेन शर्ट हो, लाइनिंग और चेक्स वाले को अवॉइड करें। और आपके शर्ट का कलर नेवी ब्लू हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, ये ज़्यादा सूटेबल रहेगा। और यदि बात करें, कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन भी रहते हैं कि सर टाई यूज करें या ना करें। तो जो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर इंटरव्यू है या सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू में है, ठीक है, टाई आप यदि हैबिचुअल नहीं है, पहली चीज यदि आप टाई हमेशा डेली यूजेज करते हो, डेली यूज में प्रयोग करते हो, तो आप टाई यूज कर सकते हो। अदरवाइज टाई की आप हैबिचुअल नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप टाई लगाए या ना लगाएं, क्योंकि ये सब इंस्पेक्टर पुलिस फोर्स का इंटरव्यू है और उसमें टाई की इतनी महत्व या अपन कह सकते हैं इतनी महत्ता नहीं है।
तो ये भी ध्यान रखें। टाई यदि आप पहले से यूज करते हो, यदि आप कंफर्ट नहीं हो तो ऐसा नहीं कि आप टाई तो लगा जाओ, लेकिन आपको बताओ ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है, एग्जाम हॉल में इसी पे फोकस रहे आपका, तो ये विशेषकर ध्यान रखें। दूसरा रहते हैं शूज। तो आप ब्लैक कलर या ब्राउन कलर के शूज यूज कर सकते हो। लेदर वाले स्पोर्ट्स शूज यूज ना करें, लेदर वाले शूज यूज कर सकते हो। और ज्यादा प्रेफर होगा आप लेस वाले शूज, ठीक है, पहन के जाएं। और क्या हो सकता है सर, कुछ लोगों के मन में सिर्फ वॉच, तो आप जो रिस्ट वॉच है वो आप डेली यूजेज में करते हो तो यूज कर सकते हो। इसके बाद जो आपका जो आता है कि सर हेयर स्टाइल को लेके क्वेश्चन आते हैं बच्चों के, तो आपके यदि फेस पे यदि पुलिस हेयर कट सूट होता है तो आप उसी को प्रिफेयर करें, ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मल हेयर कट करवा के जा सकते हैं। और शेविंग की तो बियर्ड का आपका ट्रेंड है, तो ध्यान रखें इंटरव्यू में जा रहे हो, भले आपके फेस पे बियर्ड सूट होती है लेकिन आप क्लीन सेव जाए, क्योंकि आप डिसिप्लिन फोर्स का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपकी क्लीन सेव होना जरूरी है। तो ये बात विशेषकर आप ध्यान रखें। इसके अलावा ब्लैक कलर का आप बेल्ट यूज कर सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। अब जो गर्ल्स कैंडिडेट होती है उनके क्वेश्चन आते हैं कि सर हम सूट पहन के जाएं या साड़ी पहन के जाएं या फिर पैंट शर्ट में जाएं। तो मैं आपको बता देता हूं, इंटरव्यू में कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा होता है कि आप किस में इंटरव्यू देना चाहोगे या किस में आप इंटरव्यू आपको देना चाहिए। जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं जो यदि पैंट शर्ट पहनते हैं तो मैं कहूंगा कि पैंट शर्ट में ही जाएं, क्योंकि ये डिसिप्लिन फोर्स है। आगे सब इंस्पेक्टर बनने के बाद आपको सूट में भी रहना पड़ेगा और पैंट शर्ट में भी रहना पड़ेगा, ठीक है, पैंट शर्ट भी पहनना पड़ेगा। तो यदि आप पैंट शर्ट डेली यूजेज में करते हो तो पैंट शर्ट ही पहन के आप इंटरव्यू देने जाए, अदरवाइज आप सूट और साड़ी में जा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि आप ज्वेलरी का यूज कम से कम करें। और दूसरा ये भी ध्यान रखना आपको कि आपका ड्रेसिंग सेंस तड़क भड़क और चमकीला ना हो, ताकि इंटरव्यू की आंख में चुभन ना हो। ये भी आप विशेषकर ध्यान रखें। बड़ा ही फॉर्मल होना चाहिए, जिसमें आप कंफर्ट फील करते हो, वो आपका होना चाहिए ड्रेस कोड, ठीक है। तो ये था ड्रेस कोड को लेके बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार रहते हैं कि सर जिज्ञासा रहती है कि क्या ड्रेस कोड होना चाहिए। और भी यदि ड्रेस कोड से रिलेटेड यदि आपका कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। अब जो दूसरा है कि जब आप वेटिंग रूम से इंटरव्यू हॉल तक जाते हो, ठीक है, उस दौरान एंट्रेंस और वापस जब एग्जिट होता है उस समय आपको कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, यह भी एक बड़ा पहलू है, ठीक है। तो जैसे आप वेटिंग हॉल में बैठे हो तो एक उत्सुकता भी रहती है वेटिंग हॉल में कि मैं इंटरव्यू फेस करने जाऊंगा। दूसरा एक उथल फुथल भी रहती है, ठीक है, जैसे सुनामी की आपकी सुनामी चलती रहती है समुद्र में, आपको पता है लहरें जिस प्रकार, ठीक है, समुद्र में लहरें चलती है उसी प्रकार आपके मन में भी उथल पुथल रहती है कि क्या पूछा जाएगा, ठीक है। आप अपने आने वाले जो इंटरव्यू देके आता है उससे भी जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो इंटरव्यू फेस करके आ रहे हैं उनसे बिल्कुल भी आप डिस्कशन ना कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जो आप में कॉन्फिडेंस है, जो आपको आता है और उससे जो पूछा गया वो आपको नहीं आता, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। तो इसका विशेषकर ध्यान रखें जब वो आपका जो साथी है जो आगे इंटरव्यू फेस करके आ रहा है उससे वापस आते समय किसी प्रकार का कोई डिस्कशन ना करें। एक चीज तो ये। दूसरा कि जब आप जैसे आपका कॉल होता है, आपको बुलाया जाता है, तो हो सकता है आपके हाथ में डॉक्यूमेंट्स फाइल हो सकती है या पहले भी चेक हो सकते हैं, ठीक है। आपके यदि डॉक्यूमेंट्स फाइल लेके जाते हो, ठीक है, तो एक हाथ से आप अपनी डॉक्यूमेंट्स फाइल पकड़ लीजिए और जैसे आप बोर्ड मेंबर में रूम में एंटर करेंगे तो हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से आपको गेट को पुश करना है और परमिशन लेनी है। मैं आई कम इन सर, या आप बोल सकते हो श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ठीक है। और यदि उनकी परमिशन मिलती है, ठीक है, परमिशन यस कम इन, या आप अंदर आ सकते हो, उसके बाद आप हल्के हाथों से गेट को तब तक ना छोड़े जब तक कि वो पूरी तरह बंद ना हो जाए। ऐसा नहीं कि आपने छोड़ दिया वो धड़ाम से जाके गिरेगा, ठीक है। तो ये भी विशेषकर ध्यान रखें। अब आपका बोर्ड मेंबर आपके सामने होगा, ठीक है, विशेषकर 3 मेंबर होते हैं, जैसे एक बोर्ड का चेयरपर्सन हो गया, एक साइकोलॉजिस्ट हो गया और एक आपका पुलिस सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो पुलिस सब इंस्पेक्टर में आपको पुलिस ऑफिसर होंगे एक, ठीक है। अब उनके सामने एक चेयर खाली होगी और उस चेयर पे आपको, ठीक है, बैठना होता है। लेकिन ध्यान रखें आप जैसे एंट्री करेंगे तो जो आपकी तरफ देखते हैं तो आप उनका अभिवादन करें। अभिवादन आप गुड मॉर्निंग सर से भी कर सकते हो, गुड आफ्टरनून सर से भी कर सकते हो, ठीक है। ये चीजें हल्की हल्की चीजें नोट होती है, लेकिन आप नमस्ते सर भी कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखें कि आपको इतना नहीं झुकना है कि नमस्ते सर, ठीक है, ये आप विशेषकर ध्यान रखें। बड़ी शालीनता से और विनम्रता से, ठीक है, आप उनका अभिवादन करें। और जो कैंडिडेट्स पहले से कांस्टेबल में है या पुलिस फोर्स में है तो उनके लिए मैं विशेषता बता दूं कि उनको जय हिंद यूज नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आप जय हिंद यूज करते हो तो उससे डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होता है कि आप पहले से सर्विस में हो, या आप जताना चाहते हो कि आप पहले से सर्विस में हो, तो जय हिंद का यूज ना करें। आप कॉमन यूज कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर या नमस्ते सर, ये चीज। और अब आपको पता है जब तक चेयर है
उस पर आपको बैठना है, लेकिन तब तक ना बैठे जब तक इंटरव्यूअर आपको बैठने के लिए ना कहे। 1 मिनट बाद भी आपको लिए इंटरव्यू के लिए इंटरव्यूअर बैठने के लिए कह सकते हैं, और आपको पूछना भी नहीं है कि सर क्या मैं सर बैठ सकता हूं, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, जब इंटरव्यूअर आपको बैठने के लिए कहें तब आप उनका शुक्रिया या धन्यवाद करके या थैंक यू बोल के बैठ सकते हैं। अब शुरू होती है इंटरव्यू की प्रोसेस, ठीक है। तो अब इंटरव्यू की प्रोसेस में जो मुख्य बात होती है आई कांटेक्ट, कि आपका आई कांटेक्ट कैसे हो सभी बोर्ड मेंबर के साथ। तो जो क्वेश्चन मेंबर आपसे पूछता है, ठीक है, उसके साथ तो आई कांटेक्ट होना चाहिए, बाकी अन्य जो मेंबर हैं उनके साथ भी आपका आई कांटेक्ट होना जरूरी है, नहीं तो अदरवाइज उनको लगेगा कि हमें अवॉइड किया जा रहा है, या ऐसा भी लग सकता है, ठीक है, कि इनका प्रॉपर ध्यान एक ही कैंडिडेट पे है, हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। तो इस चीज का विशेषकर आप ध्यान रखें कि आई कांटेक्ट प्रॉपर होना चाहिए। अब आई कांटेक्ट में एक बहुत ही बढ़िया टिप्स है कि आपका फेशियल ट्राइंगल का मतलब है ये जो कि आई कांटेक्ट है और ये आपकी है हाइड वाला, ये जो फेशियल इसे बोलते हैं ट्राइंगल, फेशियल ट्राइंगल, ये इसी में आपका पूरा का पूरा इंटरव्यू इसी सेशन के बीच होता है, इसी ट्राइंगल पे चलता है, डिपेंड होता है। कैसे आई कांटेक्ट बेहतर कैसे किया जा सके? तो पहली चीज कि मान लीजिए आपके बोर्ड मेंबर में आपको आई कांटेक्ट कंटिन्यू नहीं बनाए के रखना है, ठीक है, आई कांटेक्ट रखना है लेकिन कंटिन्यू आई कांटेक्ट नहीं रखना है, कि हो सकता है कि आपके बोर्ड मेंबर में कोई महिला है, ठीक है, और कंटिन्यू आप आई कांटेक्ट कर रहे हो तो वो अग्रेसिव भी हो सकती है। हो सकता है कि इंटरव्यू देने वाली गर्ल्स है, ठीक है, और आई कांटेक्ट यदि कंटिन्यू होता है मेंबर से, ठीक है, तो वो भी अग्रेसिव हो सकता है या उनको ऑड लग सकता है। तो इन चीजों का ख्याल रखें कि आई कांटेक्ट कुछ समय तक आप प्रॉपर आई कांटेक्ट, फिर आपको तो यहां लेके आ सकते हो अपने आई को ऐसे, ठीक है। तो यानी ये ट्राइंगल पे चलता है, फेशियल ट्राइंगल पे आपका पूरा का पूरा इंटरव्यू होता है, और सभी मेंबर्स आपको आई कांटेक्ट बना के रखना है, इस चीज का ध्यान रखें। दूसरे कई मन की सर स्माइल, तो आपकी नेचुरल स्माइल बनी रहनी चाहिए, ठीक है, ये विशेष का ध्यान रखें। आर्टिफिशियल स्माइल की वहां जरूरत नहीं है, आप जो नेचुरल है वो स्माइल बनी रखें। स्माइल तो वाइड बॉल की तरह है जिसमें एक्स्ट्रा बॉल भी होती है और एक्स्ट्रा रन्स भी होते हैं, ठीक है। वाइड बॉल क्या होती है? क्रिकेट में वाइड बॉल सुना होगा, वाइड बॉल होगी तो एक्स्ट्रा रन भी मिलेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा रन भी मिलेगा और एक्स्ट्रा बॉल भी मिलेगी। तो स्माइल तो आपकी वाइड बॉल की तरह है, यदि आप स्माइल करते हो, ठीक है, तो आपको इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन नेचुरल स्माइल होनी चाहिए। अब सर हाथों का मूवमेंट कैसा होना चाहिए? तो आपका हाथों का बिल्कुल भी ना के बराबर मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है, ये विशेषकर आप इंटरव्यू के समय ध्यान रखें, यानी बड़ी विनम्रता से, बड़े संयमित तरीके से आपको इंटरव्यू देना है। अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू, ठीक है, अब यहां से सेशन शुरू होता है। इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू यानी वो आपके अंदर झांक देखना चाहते हैं कि आप में प्रशासन चलाने की कितनी क्षमता है, नाम ये इंटरव्यू, वो आपके अंदर झांक देखना चाहते हैं कि आप में प्रशासन चलाने की कितनी क्षमता है। अब देखिए, ये इंटरव्यू कोई नॉलेज बेस्ड टेस्ट नहीं है, क्योंकि आप प्रीलिम्स देते हो तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वहां टेस्ट हो जाती है, आप मेंस देते हो तो एनालिटिक अप्रोच वहां टेस्ट हो जाती है। तो इंटरव्यू आपका कोई नॉलेज बेस्ड टेस्ट नहीं है। सब इंस्पेक्टर में भी आपने रिटर्न दिया है तो वहां पे आपको, ठीक है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लगभग टेस्ट हो जाती है, तो वहां आपको नॉलेज बेस्ड टेस्ट नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, इंटरव्यू एक आपका आईक्यू टेस्ट है, आपका पेशेंस का टेस्ट है, आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है और आपके कॉन्फिडेंस का टेस्ट है। और जब तक इंटरव्यू हॉल में एंटर करते हो, जब तक एग्जिट ना होते तब तक अपने कॉन्फिडेंस का बैलेंस बनाए रखें और पेशेंस बनाए रखें, और ये एक ऐसा क्लू है जो आपको इंटरव्यू में औरों से ज्यादा मार्क्स दिलाता है, ये भी आप विशेषकर ध्यान रखें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यूअर आपसे बैठने के बाद पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा? इंटरव्यूअर जब आप बैठ चुके हो, इंटरेस्ट कर चुके हो, अब आपसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा? तो देखिए, इंटरव्यूअर आपसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, या आपका इंटरव्यूअर का बोर्ड मेंबर यानी बोर्ड का चेयरमैन जो आपसे पहला क्वेश्चन का करेगा, ठीक है, कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। या और दूसरा क्या हो सकता है, वो 1 बाय 1 भी आपसे पूछ सकते हैं कि आप अपना नाम बताइए, अपनी शैक्षणिक योग्यता बताइए, कहां से बिलोंग करते हो, ठीक है, या आपसे पूछा हॉबी क्या है, ठीक है, तो या आप पहले जॉब करते हो तो उससे बारे में 1 बाय 1 भी पूछ सकते हैं। लेकिन अच्छा, आपको कई बार ये क्वेश्चन सामने आ जाता है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो आपको 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर अपने बारे में कंक्लूजन, ठीक है, नोट्स बना के आप पहले से तैयार रहें कि मुझे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो उसमें मैं इन चीजों को मेंशन करूंगा। सबसे पहली चीज जो आप मेंशन करोगे कि सबसे पहले मैं अपना नाम मेंशन करना है, ठीक है, उसमें सबसे पहले क्या मेंशन करोगे आप? सबसे पहले अपना नाम मेंशन करोगे। एक तो आपका नाम मेंशन होना चाहिए, नाम मेंशन होने के बाद आपकी जिला और तहसील, क्या आप किस जिला और तहसील से बिलोंग करते हो, यह मेंशन होना चाहिए। फिर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, यह मेंशन होना चाहिए। फिर आपकी हॉबी क्या है, यह मेंशन होना चाहिए। और आप यदि पहले से कोई जॉब करते हो
तो उसके बारे में भी आपको मेंशन होना जरूरी है। और आपके कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, आपके कोई सकारात्मक पक्ष हैं 2 या 3, या कोई नकारात्मक पक्ष है, तो इनको भी आपको अपन शामिल कर सकते हैं। तो विशेषकर ध्यान रखें, जब आपसे इंटरव्यूअर पूछे कि अपने बारे में कुछ बताइए, तो इन बिंदुओं को आप शामिल करके 2 से 3 मिनट में, टाइम लिमिटेशन का विशेषकर ध्यान रखें, नहीं तो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। 2 से 3 मिनट में आपको अपने बारे में बताना है। तो अभी से इसकी प्रिपरेशन कर दें कि मैं कैसे 2 से 3 मिनट में अपने बारे में इन सारी चीजों को शामिल करते हुए अपना अच्छा या बेस्ट दे सकता हूं। ठीक है, यह विशेषकर ध्यान रखें। अब 1 बाय 1 एक एक आपको बताया कि एक एक जहां आप बोलोगे कि मेरे नाम से रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकते हैं, जिला तहसील से रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकते हैं, तो क्या क्या बन सकते हैं उन पे अपन चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए, नाम के रिगार्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नाम से रिगार्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए, आप जो भी अपना नाम बताते हो कि श्रीमान, जैसे आप बताते हो श्रीमान मेरा नाम मयंक है, तो नाम का शाब्दिक अर्थ क्या है, नाम का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, यह विशेषकर ध्यान रखें कि आपके नाम का मीनिंग क्या है, आपके नाम का शाब्दिक अर्थ क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जाता है कि आपके नाम के समानार्थक वर्ड कौन कौन से हैं, यानी आपने जो आपका नाम है उसके समानार्थक वर्ड या उसके पर्यायवाची वर्ड कौन कौन से हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। और आपके नाम के विपरीतार्थक है या कह सकते हैं कि विलोम शब्द कौन कौन से हैं, वो भी आपको विशेषकर आपको नाम रखें कि आपके नाम के विलोम शब्द क्या क्या है। ठीक है, फिर आपको ये चौथा पॉइंट कि आपका नाम आपके व्यक्तित्व से कितना रिफ्लेक्ट होता है, आपका नाम आपके व्यक्तित्व से कितना रिफ्लेक्ट होता है, यह भी आपको बताना है कि आपके व्यक्तित्व से, आपका नाम है वो आपके व्यक्तित्व से कितना रिफ्लेक्ट होता है। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा सकता है, कितना रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट, या कह सकते हैं कितना मैच होता है, कि आपका नाम आपके व्यक्तित्व से कितना रिफ्लेक्ट होता है। यह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपसे। या नाम से रिलेटेड यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपके नाम के प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन है, आपका नाम का कोई प्रसिद्ध खिलाड़ी है, ठीक है, या आपका नाम का प्रसिद्ध कोई राजनेता है, अभिनेता है, ठीक है, तो आपके नाम का कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है, ठीक है, तो साहित्यकार है, तो आपके नाम का प्रसिद्ध व्यक्ति ये है, तो उसके बारे में भी आपको सामान्य जानकारी होना चाहिए, आपके नाम का यदि कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नाम के रिगार्डिंग हो सकता है, वो आपको बोल सकते हैं कि यदि इस जन्म में आपको अपना नाम चेंज करने का या नाम बदलने का मौका दिया जाए तो आप अपना नाम क्या रखेंगे। ठीक है, यानी आपको नाम बदलने का मौका दिया जाए तो आप अपना नाम क्या रखेंगे, नाम बदलने का मौका दिया जाए तो आप अपना नाम क्या रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड होते हैं, आपके नाम से रिलेटेड हो सकते हैं। आप जब बोलोगे कि श्रीमान मेरा नाम मयंक है, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं, श्रीमान मेरा नाम मयंक है, तो पहले मयंक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आपसे पूछ सकते हैं कि आपके नाम का अर्थ क्या होता है। तो जैसे मैंने अपने नाम मयंक बताया है, तो मैं बोल सकता हूं कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला एक उपग्रह अर्थात चंद्रमा है। ठीक है, अच्छा देखिए कितना अच्छा वर्ड बोल सकते हैं कि आप जैसे आप मयंक का शाब्दिक अर्थ चंद्रमा भी बोल सकते थे, लेकिन आप उसको भी एक्सप्लेन करके बोल रहे हो कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला एक उपग्रह अर्थात चंद्रमा है। यह मयंक का शाब्दिक अर्थ है। दूसरा, आपसे मयंक के समानार्थक कौन कौन से, यानी मयंक के समानार्थक तो आप बोल सकते हो कि सुधाकर है, निशाकर है, हिमांशु है, ठीक है, ये इसके समानार्थक वर्ड बोल सकते हो। आपके नाम के विपरीतार्थक वर्ड कौन से हैं, जैसे मयंक का विपरीत होता है सूर्य, क्या होता है विपरीत, क्या होता है सूर्य, तो वहां कोड कर सकते हो। आपका नाम मयंक, आपका जो नाम है वो आपके व्यक्तित्व से कितना रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो मयंक का अर्थ होता है कि बड़ा ही शालीन, जो शालीनता की ओर अग्रसर हो या व्यक्तियों को शालीनता की ओर आकर्षित करता है। ठीक है, तो मयंक आपके, तो आपका जो नाम मयंक है वो आपके व्यक्तित्व से कितना रिफ्लेक्ट होता है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, आपके नाम का, आपने अपना नाम मयंक बताया, तो आपके प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है, तो मयंक अग्रवाल प्रसिद्ध क्रिकेटर है, तो पूछ सकते हैं कहां के हैं, कर्नाटक है। या आपने अपना नाम सचिन बताया, तो सचिन तेंदुलकर के बारे में आपसे जानकारी कलेक्ट करना बहुत जरूरी है। या आपने नाम नरेंद्र बताया, तो माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है, उनके बारे में आपको जानकारी कलेक्ट करनी है। या गीता बताया आपका नाम, तो गीता फोगोट, उनके बारे में आपको जानकारी, यानी आपके नाम के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं, या राजनेता या अभिनेता, ये कौन कौन से हैं प्रसिद्ध खिलाड़ी, उनके बारे में भी आपको, आपके नाम के जो व्यक्ति हैं उनके बारे में आपको अच्छे से तैयारी करके जानी है। और नेक्स्ट है, आपको नाम बदलने का मौका मिले तो नाम क्या रखोगे, तो इसका एक आसान सा देख लो, श्रीमान मैं अपने नाम से पूर्णतः संतुष्ट हूं, फिर भी यदि मुझे मौका मिलता है तो मैं ये नाम रख सकता हूं, कोई भी नाम बता सकते हो। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको होमवर्क करके जाना है,
देखिए आप यदि 300 से लेके 350 क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपका इंटरव्यू उन्हीं आपको क्वेश्चन के इर्द गिर्द घूमता है, और इतनी प्रिपरेशन तो आपको करके जाननी है। आपके नाम के इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि नाम से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपका आ सकता है वो आ सकता है आपकी जन्म तिथि से लेके, जन्म तिथि से भी लेके आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो जन्म तिथि से लेके क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए जन्म तिथि से लेके जो क्वेश्चन बनेगा, जैसा आपने अपनी जन्म तिथि बताई 1 मई 1991, ये आपकी मान लीजिए जन्म तिथि है। तो देखिए यहां से आपको क्वेश्चन बन सकता है 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, यानी जो आपकी जन्म तिथि है उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, यह भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरा 1991 में आपका जन्म हुआ था तो उस वर्ष की कोई इंपॉर्टेंट घटना, यदि 1991 में कोई इंपॉर्टेंट घटना हुई है, जैसे भारत में आर्थिक संकट आया था 1991 में, तो उस वर्ष में कोई, यदि जिस वर्ष में आपका जन्म हुआ उस वर्ष की यदि कोई इंपॉर्टेंट घटना है तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये दो चीजें जन्म तिथि से लेकर क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक तो आपका जन्म हुआ उस दिन कौन सा दिवस है, या आपका जन्म जिस वर्ष में हुआ उस वर्ष की कोई इंपॉर्टेंट घटना, वो भी आपको पता होना चाहिए। यह दूसरा क्वेश्चन है जो जन्म तिथि से लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए हमने नाम और जन्म तिथि के बारे में बात की, किसके बारे में बात की, नाम और जन्म तिथि के बारे में बात की। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो होता है कि आप कहां से बिलोंग करते हो, आप कहां से बिलोंग करते हो। तो याद रखें कि ये जब क्वेश्चन आएगा तो आपको यहां पर अपना जिला मेंशन करना है, ठीक है, और तहसील भी मेंशन करना है, लेकिन गांव का नाम तब तक मेंशन नहीं करना है जब तक का आपका गांव यदि कोई चर्चित नहीं हो, ठीक है, तब तक आपको अपने गांव का नाम मेंशन नहीं करना है, ठीक है। आप कैसे, जैसे आप अजमेर के हो तो आप कैसे बोल सकते हो, कैसा, यदि आप पूछेंगे आप कहां से बिलोंग करते हो तो आप ऐसे बोल सकते हो, श्रीमान मैं पृथ्वीराज चौहान की नगरी अजमेर से, अजमेर का निवासी हूं। या जोधपुर के निवासी हो तो श्रीमान मैं सूर्य नगरी जोधपुर का निवासी हूं, ठीक है। या यदि आपसे टोंक के निवासी हो तो श्रीमान मैं नवाबू की नगरी टोंक का निवासी हूं, ठीक है। उदयपुर के हो तो श्रीमान मैं जिलों की नगरी उदयपुर का निवासी हूं। इस प्रकार एक अच्छा आंसर आप दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू चलाने वाले आप ही हो। आपने बोला श्रीमान मैं पृथ्वीराज चौहान की नगरी अजमेर से हूं, तो वो पृथ्वीराज चौहान के ऐतिहासिक या पृथ्वीराज चौहान के इतिहास के बारे में आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि वहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, या आप ऐसे भी हो सकते हो, जैसे मेड़ता का निवासी कोई तो श्रीमान मैं मीराबाई की नगरी मेड़ता नागौर का निवासी हूं। इस प्रकार आप अपने अपने हिसाब से जहां से भी आप बिलोंग करते हो कि इस प्रकार अपना आंसर कोड कर सकते हो। अब देखिए अजमेर जिला हो गया, लेकिन तहसील भी आपको कोड करनी है। तो देखिए तहसील तो आपको कोड करना बिल्कुल जरूरी है। जैसे मैं अजमेर के किशनगढ़ का निवासी हूं, आपने बोल दिया मैं अजमेर की किशनगढ़ तहसील का निवासी हूं या अजमेर के किशनगढ़ का निवासी हूं। तो देखिए अब यहां से दो क्वेश्चन बन गए, ठीक है, अजमेर और आपकी तहसील। किशनगढ़ भी चर्चा में है, किशनगढ़ भी काफी प्रसिद्ध है, मार्बल मंडी है, ठीक है, या बड़ी ठनी किशनगढ़ की है। तो आप जो बोल रहे हो उसका बारे में भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि मैं अजमेर के किशनगढ़ का निवासी हूं तो किशनगढ़ की कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। या आप ऐसे बोलते हो मैं अजमेर के तबीजी का निवासी हूं तो तबीजी में बीजीय मसाला अनुसंधान के अंदर है, उसकी भी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। यानी आप अपने गांव का नाम तभी यूज करें जब उस गांव का, ठीक है, कोई प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, उसका कोई आपको पता चर्चित गांव रहा है, ठीक है, तो अपने गांव का नाम कोड करें, अदरवाइज आप जिले और तहसील का नाम जरूर कोड करें। और यदि आपसे पूछ ले कि उस तहसील में कौन से गांव के हो तो गांव का कोड करें, और गांव का यदि कोई प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, गांव का भौगोलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक महत्व है तो उसको भी अच्छे से तैयार करके जाएं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूं। आपने बोला सर मैं अजमेर जिले के किशनगढ़ का निवासी हूं, श्रीमान मैं अजमेर जिले के किशनगढ़ का निवासी हूं, आपने ये बोला। तो अब देखिए इस जिले के बारे में आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। आप जिस जिले से बिलोंग करते हो उस जिले के कौन कौन से बिंदु को आपको अच्छे से क्लियर करना है। तो इसकी एक तो स्थापना, जिस जिले से आप बिलोंग करते हो उस जिले को किसने बसाया, उसकी स्थापना। दूसरा आपको यह याद रखना है कि इसका ऐतिहासिक महत्व है, इसकी ऐतिहासिक जानकारी आपका होना चाहिए। कौन सी जानकारी बताओ, इसकी ऐतिहासिक जानकारी होनी चाहिए। कैसे, जैसे अजमेर में सिंपल सा है कि अजमेर में कौन कौन से दुर्ग हैं, अजमेर में कौन कौन से दुर्ग हैं, अजमेर में कौन कौन से दुर्ग हैं, कौन कौन से किले हैं, कौन कौन से महल हैं, कौन कौन सी छतरियां हैं, कौन कौन सी छतरियां हैं, ठीक है। तो दुर्ग किले महल छतरियां, या अपन कह सकते हैं कि स्थापत्य कला के अन्य उदाहरण।
ठीक है, इन सब के बारे में आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि आप अजमेर की यदि बात कर रहे हो तो अजमेर में कौन कौन से दुर्ग है, जैसे मैगजीन दुर्ग है या गढ़बीटली दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग है, ठीक है, तो कौन कौन से दुर्ग है, कौन कौन से मंदिर है, कौन कौन से मंदिर है, जैसे अजमेर में पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर है, सोनी जी की नसिया है, ठीक है। तो आप अपने जिले के किले, महल, छत्रियां, मंदिर और स्थापत्य कला के अन्य नमूने, उन सबको अच्छे से डिटेल से स्टडी करके जाएं और प्रत्येक दुर्ग पे आप 2 से 3 लाइन अच्छे से तैयार करके जाएं, ताकि आप टू द पॉइंट जो एग्जामिनर चाह रहे हैं, जो इंटरव्यूअर चाह रहे हैं, वो चीज वहां पर रख सकें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको कब स्थापना हुई ऐसा नहीं, आप क्या इंटरव्यूअर की डिमांड है वो आप चीज वहां पे रख सकें। तो ऐतिहासिक महत्व पता होना चाहिए आपको अपने जिले का। दूसरा, आपको अपने जिले का आर्थिक महत्व पता होना चाहिए। आपको अपने जिले का कौन सा महत्व बताओ, आर्थिक। जैसे आपके जिले में कौन कौन से खनिजों का उत्पादन हो रहा है, आपके जिले में कौन कौन से उद्योग धंधे हैं, आपके जिले में कौन कौन से उद्योग धंधे हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपके जिले में कृषि के लिए उपयुक्त दशाएं क्या क्या है, या कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो ये आर्थिक महत्व है। कौन सा महत्व है, आर्थिक महत्व है। उसके बाद आपके जिले के बारे में जो तीसरा पॉइंट, पहला ऐतिहासिक महत्व पता होना चाहिए आपके जिले का, अच्छे से तैयार कर ले। दूसरा आर्थिक महत्व होना चाहिए। तीसरा राजनीतिक महत्व। राजनीतिक महत्व का कैसे, कि यदि आपके जिले से कोई सांसद है, वर्तमान में आपके जिले से कौन सांसद है, वर्तमान में आपके जिले से कौन विधायक है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि वर्तमान में आपके सांसद कौन है, आपके विधायक कौन है, ये डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं, और उनका नाम भी पता होना जरूरी है और कहां से वो बिलोंग करते हैं। तो सांसद और विधायक जो आपके क्षेत्र के हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तीसरा जो आपको, चौथा आपको जो पता होना चाहिए, सांस्कृतिक महत्व। आपके जिले से रिलेटेड सांस्कृतिक पहलुओं पर भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपके जिले में कौन कौन से मेले लगते हैं, आपके जिले में कौन कौन से त्योहार है, तो आपके जिले के प्रसिद्ध मेले और त्योहार, उनसे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन सा मेला कब आयोजित किया जाता है, ठीक है, या त्योहार कब मनाया जाता है, इनके बारे में आपसे पूछा जाता है। और उस जिले की भौगोलिक विशेषताएं, उस जिले की भौगोलिक विशेषताएं। भौगोलिक विशेषताएं का मतलब है कि बताओ, भौगोलिक विशेषताओं में आप देखोगे कि वहां का कितना टेम्परेचर है, वहां पर का कितना टेम्परेचर है, और अन्य भौगोलिक की विशेषताएं आपको वहां पर देखनी है। तो आपके जिले की भौगोलिक विशेषताएं भी आपसे पूछी जा सकती है। और लास्ट है आपके जिले का, आपके जिले से कोई यदि प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं, व्यक्ति विशेष, आपके जिले से यदि कोई राष्ट्रपति है, यदि आपके जिले से कोई राष्ट्रपति रहा है, आपके जिले से कोई प्रधानमंत्री रहा है, प्राइम मिनिस्टर रहा है, आपके जिले से कोई राज्यपाल रहा है, आपके जिले से यदि कोई मुख्यमंत्री रहा है, या आपके जिले से प्रसिद्ध कोई खिलाड़ी रहा है, या आपके जिले से प्रसिद्ध कोई अभिनेता रहा है, ठीक है, अभिनेता या अभिनेत्री रहा है, ठीक है, अभिनेत्री रही है, तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। आपके जिले से संबंधित इतने एस्पेक्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, तब जाके आप कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू में इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। तो एक बार इनका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों, अपने उत्साह को निरंतर बनाए रखें। मैं आपको मोटिवेशनल कोट से आप संबोधित करना चाहूंगा, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे तेरी मंजिल, तू जरा कोशिश तो कर। तो अपनी कोशिश को निरंतर बनाए रखें, आपको निश्चित रूप से एक दिन एक बड़ा मुकाम हासिल होगा। दोस्तों, हम बात कर रहे थे इंटरव्यू सेशन में कि इंटरव्यू सेशन में आपकी जिला और तहसील, और यदि आपका गांव चर्चा में है, चर्चित है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब कौन कौन से एंगल से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके सामने इंटरव्यू में, मुश्किल से 300 से 350 क्वेश्चन रट लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, फिर देखना आप इंटरव्यू हॉल में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे और 2-4 मॉक टेस्ट जरूर देके जाएं। अब देखिए, जिले से रिलेटेड क्वेश्चन ये आ सकता है, जो पहला क्वेश्चन आपसे आ सकता है जिले से रिलेटेड, कि उस जिले की स्थापना कब हुई, ये पूछा जा सकता है। उसका ऐतिहासिक महत्व से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसका आर्थिक एंगल से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसका राजनीतिक, वहां के वर्तमान सांसद और विधायक कौन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। उसका सांस्कृतिक, यानी कौन कौन सा मेले और त्योहार है, तो उनको भी अच्छे से आप देख के जाइएगा। और साथ ही साथ उस जिले की भौगोलिक विशेषताओं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और उस जिले के यदि प्रसिद्ध कोई व्यक्ति रहे हैं, ठीक है, तो उनसे रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इनको आप अच्छे से एक बार देख के जाइएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन, नाम से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उन पे अपन डिस्कस कर लिया।
फिर हमने देख लिया कि आपके जिला तहसील से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको अपने डिस्कस कर लिया। अब जो तीसरा क्वेश्चन आता है वह है शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो देख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन बायोडाटा रिलेटेड है और अधिकांश तो कई बार स्टूडेंट्स का, कैंडिडेट्स का बायोडाटा से इंटरव्यू शुरू होता है और वहीं पे खत्म हो जाता है, ये भी ध्यान रखें। तो ये बायोडाटा रिलेटेड क्वेश्चन है, शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। अब देखिए सबसे पहला आता है आपकी स्कूलिंग। सबसे पहले क्या आती है आपकी स्कूलिंग, शिक्षा कहाँ है, स्कूलिंग एजुकेशन कहाँ हुई, स्कूलिंग कहाँ हुई। तो देखिए आपकी स्कूलिंग जिस गांव में हुई, आपकी स्कूलिंग जिस गांव में हुई, तो यदि वो गांव आपका यदि चर्चा में है या उससे रिगार्डिंग कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है, उसका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक महत्व है, तो उसको तैयार कर लीजिए जिस गांव में आपकी स्कूलिंग हुई। दूसरा, यदि आपकी जो स्कूलिंग हुई है, यदि आपकी स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अधिकांश तो ऐसा ही होता है, ठीक है, राजकीय प्राथमिक, राजकीय उच्च माध्यमिक, तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन आपके स्कूल का नाम है जैसे सावित्री स्कूल, ऐसा नाम आपके स्कूल का है सावित्री स्कूल, ठीक है, या आपके स्कूल का नाम है जवाहर स्कूल, कौन सा है, जवाहर स्कूल। यदि इस प्रकार किसी व्यक्ति विशेष पर आपका नाम है, आपके स्कूल का नाम है, तो फिर आपका वहां से क्वेश्चन बनना निश्चित है, ठीक है। जैसा आपने बताया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सावित्री स्कूल, ठीक है, तो देखिए सावित्री बाई के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सावित्री बाई या ज्योतिबा फुले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आपने बोला जवाहर स्कूल, आपके स्कूल का नाम जवाहर स्कूल, तो जवाहरलाल नेहरू से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यानी आपका स्कूल का नाम यदि उससे कोई क्वेश्चन बनता है, किसी व्यक्ति विशेष पर आपके स्कूल का नाम है, तो वहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, आपकी कॉलेज रिगार्डिंग क्वेश्चन, ठीक है, आपकी कॉलेज, यदि आपने कॉलेज कहां से की है, किस कॉलेज से की है आपने, ठीक है, स्नातक ग्रेजुएशन किस कॉलेज से की है, तो देखिए यदि आपकी कॉलेज का नाम है, ठीक है, जैसा आपका नाम है कि GCA, ठीक है, क्या नाम है आपका, GCA गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, तो यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। यदि आपके कॉलेज का इस प्रकार का नाम है तो यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। लेकिन इस प्रकार फिर आ जाता है यूनिवर्सिटी पे, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी पे, यदि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी की यदि अपन बात करें तो आपकी यूनिवर्सिटी, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी का नाम हुआ MDS महर्षि दयानंद सरस्वती, ठीक है, तो निश्चित रूप से आपसे क्वेश्चन बनेगा दयानंद सरस्वती के बारे में, आप अच्छे से, आपको 2 से 3 लाइन में अच्छे से नोट्स तैयार करके जाने। यदि इसी प्रकार आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम रहा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, तो गंगा सिंह के बारे में अच्छे से नोट्स तैयार करके जाएं। इसी प्रकार आपके यदि यूनिवर्सिटी का नाम रहा, ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, तो मोहनलाल सुखाड़िया जी के बारे में आप अच्छे से अध्ययन करके जाएं, ठीक है, समराइज नोट्स बना के जाएं, ताकि आप 2 से 3 लाइन में आप अच्छे से उनको रिफ्लेक्ट कर सके या उनको अच्छे से बता सके। या आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, आप इसी जयनारायण व्यास के नाम पे हुआ जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, तो जयनारायण व्यास जी के बारे में अच्छे से पढ़ के जाए। यानी आपका यूनिवर्सिटी के नाम से भी क्वेश्चन बन सकता है, आपकी कॉलेज के नाम से भी और आपके स्कूल के नाम से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेके, तो देखिए आपके परसेंटेज क्या रहे, ये विशेष कर ध्यान रखिए। आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन में, आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन में आपके क्या परसेंटेज रहे, उनको अच्छे से तैयार करके जाएं कि 10th में क्या परसेंटेज है, 12th में क्या है और ग्रेजुएशन में। वैसे तो सारी इंफॉर्मेशन उनके पास ऑलरेडी होती है, फिर भी आपसे आपको कितना याद है इसके बारे में भी आपका टेस्ट किया जा सकता है, तो परसेंटेज याद रखें। उसके बाद यदि मान लीजिए 10th से 12th में परसेंटेज में कमी आई है या 12th से ग्रेजुएशन में परसेंटेज में ज्यादा गिरावट आई है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपके परसेंटेज में निरंतर कमी आई है, इसका क्या कारण है, या आपके परसेंटेज कम हुए हैं 10th के मुकाबले 12th या 12th के मुकाबले ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो उसका क्या कारण है, वो आपको कारण भी बताना है कि आपके परसेंटेज में यदि कमी आई है तो उसका क्या कारण है, ये भी आपको बताना है। उसका कारण आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, जो आप अच्छा कारण है, जो आपका वास्तव में रियलिस्टिक जो कारण है, वो कारण वहां पर आप जरूर बताइएगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या हो सकता है नेक्स्ट, यदि आपने 12th के बाद 12th आपने मान लीजिए साइंस से किए, ठीक है, और आपने ग्रेजुएशन में अपना सब्जेक्ट चेंज कर लिया, आर्ट्स ले लिया, तो आपने स्ट्रीम चेंज क्यों किया, साइंस से आप आर्ट्स में क्यों आए, ठीक है, तो इस पर क्या है, कॉमर्स से आप आर्ट्स में क्यों आए, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, तो वो कारण भी आपको यहां पर अच्छे से तैयार करना है कि आपने सब्जेक्ट चेंज किया तो क्यों किया, ये भी आप अच्छे से तैयार रखें। अब यदि मान लीजिए, ठीक है, एक और क्वेश्चन, यदि 12th और ग्रेजुएशन के बीच 2 साल का गैप आ गया, आपने आफ्टर 12th PMT की तैयारी करने चले गए और 2 साल का गैप आ गया, ठीक है, तो यदि आपकी एजुकेशन में बीच में गैप है तो वो गैप क्यों है, उसका क्या कारण है, वो भी आपसे पूछा जाएगा। और यदि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आपके ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं वहां से क्वेश्चन आएगा कि आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या क्या रहे, ठीक है। यदि आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पॉलिटी रहा है, क्या रहा है बताओ,
पॉलिटी, या आपके ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी रहा है, या आपके ग्रेजुएशन में हिस्ट्री रहा है, ठीक है, या आपके ज्योग्राफी में साइंस स्ट्रीम से रहे तो आपके साइंस सिस्टम से रहे तो आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या क्या रहे उनसे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनको करंट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो। जैसे आपके यदि ग्रेजुएशन में पॉलिटी रहा है तो हाल ही में चर्चा में रहा है, ठीक है, पॉलिटी में, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता, ठीक है, संशोधन विधेयक, ठीक है। और इसमें आपको यदि ऐसा पूछे तो आपको 2 से 3 लाइन में अच्छा आंसर तैयार करके जाना है, टू द पॉइंट। जैसे आपने सीए के बारे में पूछा, ठीक है, तो आप बताओगे नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है, उसके बारे में हल्का सा नॉलेज होना चाहिए। और 6 धर्म के बारे में, यानी जो 6 धर्म है, जो यदि 6 धर्म और 3 देश, जिन 3 देशों से नागरिक आ रहे हैं, ठीक है, और जिन 6 धर्म के आ रहे हैं जिनको भारत की नागरिकता अपन उपलब्ध कराएंगे या भारत की नागरिकता प्रदान करेंगे, बस इतना सा आपको समराइज पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ आपको याद है, लेकिन आपको टू द पॉइंट क्या डिमांड है वो आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार आपको यदि आपसे पूछेंगे क्यूरेटिव पिटिशन अभी चर्चा में, क्यूरेटिव पिटिशन चर्चा में है, उपचारात्मक याचिका या सुधारात्मक याचिका, क्यूरेटिव पिटिशन चर्चा में है, ठीक है, ये भी आपको विशेषकर ध्यान रखें। या आपको एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसके बारे में आपको अच्छे से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। मॉब लीचिंग आपने सुना होगा, मॉब लीचिंग के बारे में घटनाएं बढ़ रही है, मॉब लीचिंग भी आपको पता होना चाहिए, मॉब लीचिंग के बारे में। इसके अलावा, ठीक है, जैसे हाल ही में भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य बनाया गया है, तो भारत को स्थायी सदस्य बनाया जा सकता है, इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है, जो आपको तैयार करके जाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में यदि आप चाहते हैं कि कौन कौन से पिछले 6 महीने के करंट इश्यू है, ठीक है, जो मेंस आपके इंटरव्यू के पर्पज से बड़े इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी अपन एक सेशन लेके आएंगे कि 6 महीने के करंट में कौन कौन से पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से, साइंस टेक से रिलेटेड है, उनके अपन डिस्कस करेंगे। जैसे ज्योग्राफी है तो हाल ही में भारत चीन संघर्ष, ठीक है, तो मैकमोहन रेखा देख सकते हो, गलवान घाटी संघर्ष देख सकते हो, पेंगोंग त्सो या झील संघर्ष देख सकते हो, ठीक है, तो इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। साथ ही भारत नेपाल संबंध, भारत नेपाल में आपको काला पानी विवाद, ठीक है, वो भू राजनीतिक संघर्ष में आता है, तो उसको अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। तो ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में आप जो वर्तमान में चर्चित रहे हैं उनके बारे में आप देख सकते हो, या साइंस टेक में जैसे गगनयान, चंद्रयान, ठीक है, तो इनके बारे में आप अच्छे से कंसेप्ट, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इनके बारे में अच्छे से आप तैयार करके जा सकते हो। यानी जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है उनको ओवरव्यू अच्छा से तैयार करके जाएं और उनसे वर्तमान पिछले 6 महीने में कौन कौन से इश्यू चर्चा में रहे हैं उनको अच्छे से आप देख के जाएं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अब बात कर ली हमने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कि शैक्षणिक योग्यताओं में क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं हॉबी से रिलेटेड, किससे बताओ, हॉबी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, हॉबी या अभिरुचि। तो दोस्तों यदि एक बात करें, एक तो होता है आपका इंटरेस्ट, एक तो आपका क्या होता है बताओ, इंटरेस्ट, ठीक है, आपका इंटरेस्ट, और एक होती है आपकी हॉबी, दोनों में अंतर है। गाना सुनना या आपका इंटरेस्ट है, गाना गाना या आपकी हॉबी है, क्रिकेट देखना या आपका क्या हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन क्रिकेट खेलना या आपकी हॉबी है। यानी जिसको आप डेली या नियमित दिनचर्या में वक्त निकालकर जो आप कार्य करते हो फ्री टाइम में, वो आपकी हॉबी होती है, ठीक है। तो हॉबी पर विशेषकर प्रत्येक कैंडिडेट्स आपको उलझन में रहते हैं कि सर हॉबी क्या होनी चाहिए, क्या डिसाइड, हॉबी क्या डिसाइड करें, या कुछ लोग सर हॉबी नहीं भी हो और डिसाइड ना करें तो क्या होगा। देखिए नियमित, देखो एक अच्छे व्यक्तित्व का एक ये होता है कि आपकी डेली शेड्यूल में, नियमित दिनचर्या में आपकी हॉबी के लिए भी कुछ टाइम निकाले। लेकिन मान लीजिए आपकी हॉबी नहीं है, ठीक है, तो आप मना भी कर सकते हैं, लेकिन विनम्रता और शालीनता के साथ मना कर सकते हैं कि श्रीमान जी पढ़ाई और घर के कार्यों के अलावा इतना वक्त नहीं मिल पाता कि मैं हॉबी पे अपना कार्य कर सकूं, ठीक है, तो इस प्रकार आप मना भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हॉबी डिसाइड की, लेकिन मोस्टली मेरा मानना है कि आप हॉबी डिसाइड करके जाएं कि आपकी हॉबी क्या होनी चाहिए, और ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएंगे, ये भी ध्यान रखें। और हॉबी पे आपको फ्री के नंबर है, मान लीजिए आपका समझ सकते हो 50 नंबर का इंटरव्यू है, तो आपको फ्री कॉस्ट नंबर मिल रहे हैं, रिटर्न के बाद जो भी मिलेंगे वो बोनस ही तो है, तो चिंता की किस बात की है, ठीक है। और आप 4 लाख लोगों में से 4 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था और 1,90,000 लोगों ने एग्जाम दिया था, और उनमें से भी रिटर्न, और यदि बात करें रिटर्न के बाद और फिजिकल एग्जाम के बाद सिर्फ आप 1926 लगभग 2,000 लोगों को इंटरव्यू तक पहुंचे, तो राजस्थान में आप 1900 या 2,000 लोगों में से हैं, तो ये अपने आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का एक
ये मोटो हो सकता है कि हम राजस्थान में टॉप 2000 में से शामिल हैं, ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, कॉन्फिडेंस बनाए रखें, विनम्र रहें और ये भी ध्यान रखें कि आप अपनी हॉबी सेलेक्ट करके जाएं और क्या सेलेक्ट करनी चाहिए और क्या नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं, थोड़ी ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी आपको कि आप हॉबी डिसाइड करने में ये कुछ बिंदु जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो देखिए हॉबी में क्या चयन करें, ये बिंदु हैं जो आपको, देखिए सबके अलग अलग हॉबी थे, लेकिन मैं कुछ इस बिंदु पर चर्चा करने चाह रहा हूं जो आपको हेल्प करेंगे इंटरव्यू में जब आपको, तो आपकी हॉबी डिसाइड करने में आपको बहुत हेल्प करेंगे। किसका चयन करना चाहिए हॉबी में, किस किस का चयन करना चाहिए। तो देखिए हॉबी में आप इन बिंदु का चयन कर सकते हो, जैसे आपको गाने गाने का शौक है तो इसका चयन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वहां पर आपको गाना गा के सुनाने के लिए भी कहा जा सकता है, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। दूसरा, यदि लोक नृत्य, लोकगीत और राग रागिनी इनका यदि आपको हॉबी है आपकी तो ये अच्छा है। और क्या, ब्लॉग लिखना, ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉग लिखते हो आप तो ब्लॉग लिखना एक अच्छी हॉबी है। ऐसी हॉबी आपको अच्छे मार्क्स दिला सकती है, और उससे हटकर कुछ हॉबी बताओगे, ठीक है, तो अच्छे मार्क्स दिला सकती है, ठीक है। लेकिन हॉबी जो आप डिसाइड करते हो उसके बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, उसका कलाकार कौन है, उससे रिलेटेड जानकारी कंप्लीट आपको होनी चाहिए हॉबी से रिलेटेड, ये भी ध्यान रखें। यदि आप कोई गेम चुनते हो तो उससे रिलेटेड खिलाड़ी कौन है, नेशनल स्टेट लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, इन सब के बारे में आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो उनके बारे में शॉर्ट नोट्स पहले से बना के चलें। वाद्य यंत्र बजाना, जैसे गिटार बनाने का शौक है तो एक अलग ही है, ठीक है, तो अच्छे मार्क्स दिला सकता है। लेकिन प्रसिद्ध आपको तो गिटार वादक कौन रहे, तो इन सब के बारे में आपको, कलाकारों के बारे में और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंकरिंग करना एक अच्छा हॉबी हो सकती है, एंकरिंग करना, ठीक है। मिमिक्री करना यह भी एक अच्छी हॉबी हो सकती है, तो इनको आप हॉबी के रूप में सिलेक्ट कर सकते हो। और यदि बात करें तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करना, यह भी एक अच्छी हॉबी है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करना भी एक बहुत अच्छी हॉबी है। तो आपको, क्योंकि साइबर, आपको पता है पुलिस में साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, ठीक है, विभिन्न जगह आपको पुलिस को साइबर क्राइम का आपको पता है सामना करना पड़ता है, तो पुलिस में कंप्यूटिंग की बहुत अच्छी जानकारी होना जरूरी है। और आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हो तो एक अच्छी हॉबी हो सकती है, ठीक है। खेती में नए प्रयोग करना, खेती करना नहीं, खेती तो आम वर्ग, किसान वर्ग भी करते हैं, लेकिन खेती में अपने माता पिता को, ठीक है, सहायता करना, तो ये ज्यादा जनरली, ये जनरल यूज होगा, अच्छे मार्क्स नहीं दिलाएगा। खेती में नवाचार करना, खेती में नवीन प्रयोग करना, तो आपसे पूछ सकते हैं खेती में कौन कौन से नवीन प्रयोग करते हो, तो ये भी ध्यान रखें। साइकिलिंग करना, ठीक है। अब देखिए यहां तक, देखिए ये जितनी भी 8 नंबर तक जितनी भी हॉबियां बताई, ये अच्छे मार्क्स दिला सकती है। बाकी आप हॉबियों के रूप में इनका चयन तो कर सकते हो, लेकिन ये जनरली आमतौर पे सभी कैंडिडेट्स बताते हैं, ठीक है। तो ये अच्छे मार्क्स है। आप कुछ नई हॉबी बताओगे, नई जानकारी बताओगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बाकी अन्य हॉबी भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे साइकिलिंग करना, ठीक है, खराब वाद्य यंत्रों को ठीक करना और उनको उपयोगी बनाना, ठीक है, योग करना, ठीक है, योग करना भी एक हॉबी हो सकती है, ठीक है। तो योग से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उपन्यास पढ़ना, नोवेल या उपन्यास पढ़ना, यह भी आपकी हॉबी हो सकती है। पशु पक्षियों से स्नेह करना, प्रेम करना, दोस्ती करना, यह भी आपकी हॉबी हो सकती है। परंपरागत खेल खेलना, यह आपकी अच्छी हॉबी हो सकती है। जैसे गांव में परंपरागत में खेल खेलते थे, गुल्ली डंडा सुना होगा, कंची खेलना, गुल्ली डंडा खेलना, सतोलिया खेलना, ठीक है। तो ये कुछ परंपरागत खेल है जिनको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये मैंने आपको 15 आपको बताया अलग अलग टॉपिक दिए हैं जिनको आप हॉबी के रूप में सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको काफी हद तक मदद करेंगे आपको हॉबी सेलेक्ट करने में। अब किसका चयन ना करें, यह भी ध्यान रखें कि हॉबी में किसका चयन आपको नहीं करना चाहिए। तो हॉबी में इन चीजों का आप चयन ना करें, ठीक है, क्योंकि आप इन चीजों का चयन करेंगे तो मार्क्स भी नहीं मिलेंगे और एक अच्छा इंपैक्ट भी नहीं होगा। जैसे हैकिंग करना, हैकिंग करना एक क्राइम में आता है। हैकर होता है ना जो हैकिंग कर लेता है, ठीक है, तो हैकर आपको एक हैकिंग का कार्य क्राइम में आता है। पुलिस के लिए तो अच्छा हो सकता है, लेकिन क्राइम में आता है, ठीक है, तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है, तो ये ना करें। शिकार करना, राजा महाराजों का प्राचीन काल में शिकार करने का शौक था, तो ऐसा नहीं कि शिकार करना ये जीव हत्या में आता है, तो ऐसी हॉबी ना रखें कि सर मेरी हॉबी है शिकार करना, तो ऐसी हॉबी सिलेक्ट करने से बचें आप लोग। मॉडलिंग करना, ये आपको जब मॉडलिंग करने की बात आती है, जब पुलिस फोर्स में जाओगे तो मॉडलिंग करना ये आपकी हॉबी हो सकती है, लेकिन वहां पर आप इसको हॉबी के रूप में सिलेक्ट ना करें, ठीक है। कुकिंग करना, ठीक है, कुकिंग करना, देखो कुकिंग करना और आपको तो आपको कुकिंग में अच्छी डिशेज बनाना, नई नई डिश बनाना, तो कुकिंग करना जनरली सभी महिलाओं का कार्य होता है, गृहिणियों का, ठीक है। लेकिन कुकिंग में नए नए डिशेज या नए नए प्रयोग करना, कुकिंग में नए नए डिश बनाना, ठीक है, ये आपकी अच्छी हॉबी हो सकती है। और वृद्धजनों की सेवा करना, तो ये हॉबी नहीं, ये अपना मॉरल ड्यूटी बनती है, तो ये आपकी हॉबी नहीं। तो इनको हॉबी सेलेक्ट करने से आप बचें, ठीक है। तो मैंने बता दिया किसको हॉबी सिलेक्ट करने में आपको कौन कौन से बिंदु का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। हॉबी लिमिटेड वर्ड में हो,
और उसकी कंप्लीटली जानकारी हो, उसके कलाकार, उसके प्रसिद्ध खिलाड़ी, उसकी कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए और लिमिटेड वर्ड में हो, ठीक है, तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकें और आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। हॉबी के रूप में किसका चयन करें और किसका नहीं करें, इसको भी मैंने आपको डिटेल से समझाया और ये प्रत्येक इंटरव्यू में काम आएंगे। ये ऐसे पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है इंटरव्यू के, जो पूछे जाते हैं और प्रत्येक इंटरव्यू, भले वो किसी भी एग्जाम का इंटरव्यू दे रहे हो, सब में आपके लिए ये फायदेमंद होंगे। और जब इंटरव्यू में जब इतनी सारी जानकारी के साथ जाओगे, इतने सारे वाइड एंगल से जाओगे, तो आप कॉन्फिडेंस से लेवरेज रहोगे और भले वो एंटर करते समय और एग्जिट करने समय आप अपने आप को बैलेंस भी बनाए रखोगे और कंप्लीटली बड़े आत्मविश्वास के साथ अपना इंटरव्यू है वो आप पूर्ण करोगे। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हॉबी होगी कि हॉबी में क्या सिलेक्ट करें और क्या ना करें, नाम से रिलेटेड हो गया, फिर अपने जिला और तहसील से, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से हो गया और फिर आपकी हॉबी से हो गया। और यदि इससे रिलेटेड और भी कोई आपकी क्यूरीज है, ठीक है, जिज्ञासा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि उसका भी आंसर दिया जा सके। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपसे पूछा जाता है, मान लीजिए कुछ विद्यार्थी जो गवर्नमेंट जॉब में पहले से हैं और वो जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो वहां से आपसे क्वेश्चन आएगा कि आप अपनी जॉब क्यों चेंज करना चाहते हो, या यदि आप पुलिस का इंटरव्यू देने जा रहे हो सब इंस्पेक्टर का, तो आप पुलिस में क्यों आना चाहते हो, यदि आरएस का इंटरव्यू देने तो आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हो। जिस किसी का भी इंटरव्यू दे रहे हो उससे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि आप इस जॉब में क्यों आना चाहते हो। ठीक है, तो हम राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू को लेकर अपन चर्चा कर रहे हैं, उसमें सेशन चल रहा है, तो आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि आप पुलिस में क्यों आना चाहते हो। ठीक है, यह आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मान लीजिए कई बार होता है जो 3rd ग्रेड टीचर है और 2nd ग्रेड टीचर है वो भी सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, वो भी इंटरव्यू देने आते हैं, तो उनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि आप ऑलरेडी टीचिंग जॉब में हो, आप राष्ट्र निर्माता हो, ठीक है, और पुलिस आपको तो 24/7 की जॉब है, रिस्क की जॉब है, ठीक है, इतने कह सकते हैं कि पुलिस में इतनी अच्छी अपन कह सकते छवि भी नहीं होती पुलिस की, या कह सकते हैं कि पुलिस में आपको तो इतनी सारी फैसिलिटी नहीं मिलती, ठीक है, फिर भी आप पुलिस में क्यों आना चाहते हो। 24/7 की जॉब है, रिस्क की जॉब है, ठीक है, इतनी अच्छी छवि भी नहीं होती, तो फिर टीचर से आप पुलिस में क्यों आना चाहते हो। जो टीचर पुलिस सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनसे ये क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। और दूसरा, जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इस जॉब में क्यों आना चाहते हो, आप पुलिस में क्यों आना चाहते हो। और तीसरा, ठीक है, जो पहले से पुलिस में है, जो पहले से पुलिस में है, जैसे कांस्टेबल है पहले से, तो उनसे भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिपार्टमेंटली केवल क्वेश्चन हो सकते हैं, विविध प्रकार के पुलिसिंग से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं, पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उनको भी अपन देखेंगे, 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं कि कौन कौन से आपसे सर्विस से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन रहेगा आप पुलिस में क्यों आना चाहते हो, तो उसके देखो कोई पहले से यूनिवर्सल इसका आंसर नहीं होता है, आप इस जॉब में क्यों आना चाहते हो, यूनिवर्सल आंसर नहीं होता है। ठीक है, जितने सक्सेसफुल लोग हुए हैं, यदि आज तक 5000 लोग आरएस बने तो 5000 लोगों का सबका अलग अलग आंसर होगा, यदि आज तक 10,000 लोग आईएएस बने तो सबका अलग अलग आंसर होगा, यानी इसका कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं होता। फिर भी मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके यहाँ पे लेके आया हूं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे कि आप पुलिस में क्यों आना चाहते हो। यदि इनमें से 1-2 बिंदु को लेकर भी आप इसका आंसर कर सकते हो, तो मैं आपके लिए कुछ बिंदु लेके आया हूं जो आपके बड़ी उपयोगी साबित होंगे, इनके आधार पर भी आप इसका आंसर दे सकते हो। तो देखिए, आप पुलिस में क्यों आना चाहते हो, इसका जो पहला आपका आंसर होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा बनना गौरव में है। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा बनना आपको होता है कि जो आर्मी होती है ये हमारी एक्सटर्नल जो आपकी है, ठीक है, ये सिक्योरिटी का कार्य करती है, लेकिन जो पुलिस होती है, स्टेट पुलिस होती है, वो इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है। तो आंतरिक सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा, यानी हम राज्य की सुरक्षा करें, राज्य की सुरक्षा होगी तभी राष्ट्र की सुरक्षा होगी। तो राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा बना, यदि आप पुलिस का हिस्सा बनते हो तो इंटरनल सिक्योरिटी का हिस्सा बनते हो, राज्य की सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा बनते हो तो राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा बना एक गौरवमय है मेरे लिए, इसलिए मैं पुलिस में आना चाहता हूं। इसका भी आप आधार, ये अच्छा पॉइंट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का बनना हिस्सा बना मेरे लिए गौरवान्वित या गर्व की बात है, तो ये भी एक आंसर हो सकता है आपका। दूसरा कि पुलिस एक प्रशासनिक सेवा है, पुलिस एक क्या है, प्रशासनिक सेवा है। तो आपको ये ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे समाज में प्रशासनिक सेवाओं का एक अलग ही प्रतिष्ठा है, हमारे जो ग्रामीण समाज में या हमारे समाज में प्रशासनिक सेवाओं की एक अलग ही प्रतिष्ठा है। ठीक है, प्रशासनिक ऑफिसर को एक अलग ही अंदाज में देखा जाता है, उसकी एक अलग ही प्रतिष्ठा है। ठीक है, तो उससे भी मैं प्रभावित होकर पुलिस में आना चाहता हूं। ठीक है, ये भी आपका आंसर हो सकता है कि प्रशासनिक सेवाओं की एक अलग ही सामाजिक प्रतिष्ठा है, इसलिए भी मैं पुलिस में आना चाहता हूं। यह हो सकता है कि प्रत्येक सामाजिक सापेक्षता, ये पुलिस में आने के बाद प्रत्येक सामाजिक सहभागिता का पार्ट बन सकते हैं।
क्योंकि यदि छोटा समाज में कोई कार्य होता है, यदि किसी प्रकार का क्राइम होता है या किसी प्रकार की कोई घटना घटित होती है, तो सबसे पहले सुरक्षा के लिए पुलिस के पास कॉल आता है या अपन 100 नंबर पे कॉल करते हैं, पुलिस से सहायता मांगते हैं। तो पुलिस एक समाज का प्रत्येक हिस्सा है। छोटे से छोटे कार्य में आपको पुलिस के समक्ष जाना पड़ता है, पुलिस की मदद ली जाती है। तो एक समाज से रूबरू होकर, समाज से जुड़कर पुलिसिंग में कार्य कर सकते हैं। तो पुलिस समाज से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और मैं प्रत्यक्ष रूप से जुड़कर सामाजिक सहभागिता में आपको हिस्सा बनना चाहता हूं। इसलिए मैं पुलिस की गवर्नमेंट जॉब या पुलिस जॉब में आने का मेरा शुरू से एक जज्बा रहा है, यह भी आप कह सकते हो। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय में हिस्सेदारी। यदि मैं पुलिस सर्विस में आता हूं तो सामाजिक न्याय में मेरी हिस्सेदारी बढ़ेगी। कैसे? सामाजिक न्याय में कैसे? आपको तो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की बात करें तो प्राथमिक जांच, वैसे न्याय करने का काम न्यायालय के द्वारा किया जाता है, लेकिन प्राथमिक जांच, जो प्राथमिक जांच करती है वो पुलिस ही करती है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR, ठीक है। तो जो प्राथमिक जांच करती है वो पुलिस ही करती है और वही डिसाइड करती है कि बताओ न्याय होगा या अन्याय होगा। तो पुलिस की जांच बहुत कुछ डिपेंड करती है पुलिस की जांच पर, और प्राथमिक जांच कौन करती है? पुलिस करती है, और उसी से समाज को न्याय मिलता है। तो पुलिस के माध्यम से मैं एक सामाजिक न्याय का भी हिस्सा बन सकता हूं। अब देखिए, या आप एक मोटिवेट कह सकते हैं कि पुलिस में आने के बाद एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी, वित्तीय स्थिरता आ जाएगी, ठीक है। यह भी एक कारण बता सकते हो। और क्या कारण आप बता सकते हो इसमें कि बताओ भावनात्मक प्रसंग, आप कोई भी भावनात्मक प्रसंग कोड कर सकते हो। जैसे आप कोड कर सकते हो कि मेरे ग्रैंडफादर, आप कह सकते हैं फ्रीडम फाइटर रहे हैं, तो उनसे मैं शुरू से प्रेरित रहा हूं और उन्हीं को देखते हुए मैं पुलिस सर्विस में आना चाहता हूं। या आप कोई भावनात्मक प्रसंग जो व्यवहारिक लगे वो कोड कर सकते हो कि मेरे पड़ोस में किसी महिला की हत्या कर दी गई और बाद में उसको सुसाइड करार दिया गया, ठीक है। तो उस घटना से मैं इतना आहत हुआ कि उसी दिन मैंने संकल्प लिया था कि मैं पुलिस में जाकर, ठीक है, विभिन्न प्रकार के लोगों को न्याय दिलाऊंगा, ठीक है। इस प्रकार का आप कोई भावनात्मक या इमोशनल कोड जो व्यवहारिक लगे वो वहां पर कोड कर सकते हो। या कह सकते हो कि मैं पुलिस की कार्यशैली से प्रभावित रहा हूं, ठीक है, पूरी की कार्यशैली, क्योंकि समाज में प्रत्येक सहभागिता होती है, ठीक है, या वित्तीय स्थायित्व भी होता है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी होती है। तो और 24/7 की जॉब है, राष्ट्र की सेवा करने का मौका मिलता है, ठीक है, शांति बनाए रखने में पुलिस कार्य करती है, ठीक है। तो उसकी कार्यशैली से प्रभावित होकर, ठीक है, मैं पुलिस जॉब में आना चाहता हूं। इस प्रकार के बहुत सारे आपके आंसर हो सकते हैं, ठीक है, जो आपको वहां पर, ठीक है, आंसर देने में मदद करेंगे, ठीक है। कंफर्ट रहने में, कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देने में आपकी मदद करेंगे। यूनिवर्सल आंसर नहीं होता, लेकिन मैंने कुछ बिंदु पे चर्चा की है, इनको आधार बनाकर आप अपना आंसर वहां पे कोड कर सकते हैं कि आप पुलिस में क्यों आना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप विशेष कर ध्यान रखें। ये उनके लिए है जो बिल्कुल जिनके पास जॉब नहीं है और पुलिस का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपसे पूछेंगे पुलिस में क्यों आना चाहते हैं। या टीचर्स हैं तो उनसे पूछेंगे आप 24/7 की जॉब है, रिस्की जॉब है, फिर भी आप पुलिस में क्यों आना चाहते हैं। टीचर तो एक राष्ट्र निर्माता होता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन उनसे पूछे जाता है। उनके लिए कुछ ये बिंदु है जो आंसर देने में मदद करेंगे। लेकिन नेक्स्ट एक वो इंटरव्यू में ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट भी हैं जो पहले से पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, कांस्टेबल के पद पे, और वो अब सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है। तो उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट्स भी आए थे कि सर हम ऑलरेडी कांस्टेबल के जॉब में हैं और हमसे रिगार्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन उनसे हो सकता है कि आप पुलिस विभाग में हैं, तो पुलिस विभाग में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, पुलिस के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, या पुलिस सेवा में रहते हुए आपने कौन सी चुनौतियों का सामना किया, ठीक है। तो कौन कौन सी पुलिस विभाग के सामने चुनौतियां हैं, उनके बारे में आपसे क्वेश्चन आ सकता है, और उन चुनौतियों का क्या क्या समाधान है। आप चुनौतियां बताओगे तो फिर आपसे समाधान भी पूछे जाएंगे कि पुलिस विभाग के सामने ये चुनौती है और उनका ये समाधान है। तो चुनौतियों के साथ आपको समाधान भी तैयार करके जाने हैं। और नेक्स्ट काफी समय से मांग भी उठ रही है पुलिस रिफॉर्म, पुलिस में नवाचार किया जाए, पुलिस रिफॉर्म या पुलिस में नवाचार किया जाए, पुलिस नवाचार या पुलिस रिफॉर्म, ठीक है। तो पुलिस में कौन कौन से रिफॉर्म होने चाहिए, कौन कौन से नवाचार होने चाहिए, इनको भी आप अच्छे से तैयार करके जाएं। तो जो पहले से पुलिस डिपार्टमेंट में है उनसे पूछ सकते हैं कि आपने पुलिस सेवा में काफी समय से कार्य किया, 4 साल से 5 साल जो भी आपका सर्विस रहा है, ठीक है। तो उसके सामने पुलिस सेवा में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना हुआ आपका, उनका क्या क्या समाधान है, ठीक है। या पूछ सकते हैं कि पुलिस में रिफॉर्म की आवश्यकता है तो कौन कौन से नवाचार किए जाने चाहिए। और पुलिस से रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे पूछ सकते हैं
एसएचओ की फुल फॉर्म और एसएचओ के कार्य क्या है। ठीक है, एसएचओ की फुल फॉर्म तो आप जनरल किसी से भी पूछ सकते हैं, एसएचओ की, सीआईडी की, सीबीआई की, रो की, आईबी की, ठीक है, इंटरपोल की, ये सारी जो पुलिस एजेंसियां हैं, ठीक है, जांच एजेंसियां, उनके बारे में आपको हल्की हल्की जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट में हो तो काफी अच्छे से इनका अंतर क्या क्या है, सीआईडी, ये सीबीआई में, आईबी में, तो ये अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और पुलिस डिपार्टमेंट में पहले से हो तो आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ एसएचओ को कार्य क्या क्या है। एसएचओ, अब देखिए यहां पे हमने जो एसआई बनने जा रहे हो, ये आपका इंस्पेक्टर के नीचे, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के नीचे की रैंक है सब इंस्पेक्टर। ठीक है, यानी आप जो थाने के वो सेकंड सिटी में थाने के सेकंड ऑफिसर हो सकते हो, लेकिन रूरल बैकग्राउंड में जो थाने होते हैं, पुलिस स्टेशन होते हैं, उनमें एसआई को भी कई बार एसएचओ नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो एसएचओ की फुल फॉर्म या एसएचओ के कार्य क्या क्या है, इंडोर के कार्य क्या क्या है और आउटडोर के कार्य क्या क्या है, ये भी आप अच्छे से तैयार करके जाएं कि इंडोर के कौन कौन से कार्य हैं और आउटडोर कौन कौन से वर्क हैं, ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं जिला पुलिस और कमिश्नरेट में क्या अंतर है। आपको पता है जयपुर और जोधपुर में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू है, तो जिला पुलिस और कमिश्नरेट में क्या अंतर है, और जिला पुलिस और कमिश्नरेट में जो पद चेंज हो जाते हैं, ठीक है, जैसे आपको एसीपी, डीसीपी ऐसे नाम सुनोगे, एसीपी, डीसीपी, ठीक है, तो ये जो पद चेंज हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको भी आपको देखना है कि जिला पुलिस और कमिश्नरेट में हायरार्की ऑर्डर, पद सोपान में कौन कौन से नाम चेंज हो रहे हैं, ठीक है, और उनमें क्या अंतर है। ठीक है, जैसे मजिस्ट्रेटल पावर, जो मजिस्ट्रेट पावर होती है वो आपको कमिश्नरेट में आपको होता है कमिश्नर के पास आ जाती है, तो ये भी विशेषकर आप ध्यान रखें। तो दोनों में अंतर क्या है, ये विशेषकर आप ध्यान रखें कि कमिश्नरेट और जिला पुलिस में क्या अंतर है। ठीक है, और साथ में ये भी जान उनका हायरार्की क्रम, पद सोपान क्रम क्या है और कौन कौन से नाम चेंज होते हैं। वर्तमान में पुलिस जिले कितने हैं, यह भी आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि वर्तमान में पुलिस जिले कितने हैं, तो 34 पुलिस जिले, भिवाड़ी अलग से पुलिस जिला बनाया गया है। ठीक है, कर्फ्यू और धारा 144 में क्या अंतर है, बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। आईपीसी की धारा, अभी कोविड-19 कोरोना के कारण आईपीसी की कुछ धाराएं चर्चा में रही है। आईपीसी की धारा 188, 269, 270, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए जो कोविड-19 के कारण चर्चा में रही है। ठीक है, पुलिस में हो तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाल ही में ये धाराएं चर्चा रही है आईपीसी की, इनके बारे में बताइए। ठीक है, और पुलिस की छवि कोविड-19 में, कोरोना वायरस के दौरान पुलिस की छवि सुधरी है, क्या आप इससे सहमत है, और यदि सहमत है तो कौन कौन से क्या कारण है जिनके कारण पुलिस की छवि सुधरी है। ठीक है, तो इसमें भी आपके क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, हाल ही में आपको पुलिस कर्मियों के आत्महत्या, पुलिस कर्मियों के सुसाइड की घटनाएं बढ़ी है। ठीक है, तो इसके क्या कारण है और इसके क्या उपाय है कि इन घटनाओं को रोका जा सके। ठीक है, और आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ किस प्रकार का बिहेव करोगे, ये भी एसएचओ बनने के बाद या सब इंस्पेक्टर बनने के बाद ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस पद सोपान, पुलिस का जो पद सोपान है, कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, एएसआई है, एसआई है, ठीक है, इंस्पेक्टर है, डीवाईएसपी है, फिर एडिशनल एसपी है, एसपी है, ठीक है, डीआईजी है, आईजी है, एडीजी है और डीजी है। ठीक है, तो ये हायरार्की क्रम और इनकी फुल फॉर्म क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। और वर्तमान में डीजी कौन है, ये तो जो पुलिस में नहीं है उनको भी ये पता होना चाहिए, और इनकी फुल फॉर्म और इनका हायरार्की क्रम ये पता होना चाहिए। और कमिश्नरेट में इसका हायरार्की क्रम में नाम चेंज हो जाते हैं, वो भी आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट है, पुलिस में भ्रष्टाचार व्याप्त है, वो आपको इस मोड पे पूछ सकते हैं, पुलिस एक भ्रष्ट विभाग है या पुलिस में भ्रष्टाचार व्याप्त है, कहां तक इससे सहमत हो। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन के आपको कभी भी इन पॉइंटों से सहमत नहीं होना है। ठीक है, कि मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं कि पुलिस में भ्रष्टाचार है, ऐसा नहीं बोलना है। ठीक है, इसका एक यूनिवर्सल आंसर तो नहीं है, फिर भी मैं आपको कोशिश कर बता रहा हूं कि इस प्रकार का आंसर दे सकते हैं कि सर मैं आपकी बात से आंशिक रूप से सहमत भी हूं और आंशिक रूप से असहमत भी हूं, क्योंकि कोई भी विभाग भ्रष्टाचार से लिप्त नहीं होता, कोई भी विभाग या संस्था भ्रष्टाचार से लिप्त नहीं होती, उसमें एक या दो कार्मिक या व्यक्ति होते हैं जो भ्रष्ट होते हैं। कभी भी संस्था और विभाग भ्रष्ट नहीं होता, हाँ व्यक्ति भ्रष्ट हो सकते हैं, और जो भ्रष्ट व्यक्ति है उनको हतोत्साहित किया जाए और जो ईमानदार व्यक्ति है उनको प्रोत्साहित किया जाए तो निश्चित रूप से धीरे धीरे भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। समाप्त तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कम किया जा सकता है। और यदि मैं पुलिस विभाग में आऊंगा, ठीक है, तो मैं नए स्वयं अपने स्तर पे और नई अधीनस्थ
और उच्च अधिकारियों को, ठीक है, भ्रष्टाचार से मैं किसी प्रकार का समर्थन नहीं रखता हूं। और मेरी नॉलेज में भी ऐसे बहुत सारे उच्च अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं जो ईमानदार भी हैं और उनकी कार्यशैली से मैं प्रभावित भी रहा हूं। इस प्रकार का मोटा मोटा आप आंसर तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट है, कांस्टेबल पद पर रहकर आप ऐसा कौन सा, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कांस्टेबल पद पर, आप अभी कांस्टेबल के पद पे हो तो कांस्टेबल पद पर रहकर आप ऐसा कौन सा कार्य नहीं कर सकते जो एसआई बनने के बाद कर सकते हो, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो इसका एक आंसर हो सकता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन का काम कांस्टेबल लेवल पे नहीं किया जाता है, ठीक है, तो एसआई बनने के बाद आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन जाओगे। तो ऐसा कौन सा कार्य जो कांस्टेबल पद पर नहीं रहकर आप एसआई के पद पर कर सकते हो, तो वह है आपका इन्वेस्टिगेशन का कार्य। और पुलिस विभाग की प्राथमिकताएं 2020, हर साल पुलिस विभाग की प्राथमिकताएं चेंज होती है, तो आप पुलिस विभाग में हो ऑलरेडी कांस्टेबल के पद पे, तो पुलिस विभाग की क्या क्या प्राथमिकताएं हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो पहले से पुलिस डिपार्टमेंट में उनसे रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैंने एक ओवरव्यू बताने की कोशिश की है, ठीक है, कि ये क्वेश्चन आपसे संभावित हो सकते हैं वहां पे, ठीक है, तो इनको अच्छे से तैयार करके जाएं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका होगा वहां पे कि आप पुलिस में क्यों आना चाहते हो, ठीक है, ये तो हो गया आप पुलिस में क्यों आना चाहते हो, इनकी मैंने सारी जानकारी बता दी कि आप पुलिस में क्यों आना चाहते हो। लेकिन इनका जो इंटरव्यूअर का जो और क्वेश्चन हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपका ही चयन क्यों करें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि आपका ही चयन क्यों करें। हाँ, तो नेक्स्ट इंटरव्यूअर का आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि आपका ही चयन क्यों करें, भले वो आरएस में जा रहे हो, आईएएस में जा रहे हो, या सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू दे रहे हो, या अन्य एग्जाम के इंटरव्यू, वहां आपसे पूछेंगे आपका ही चयन क्यों किया जाए, आप में ऐसी क्या है तो आपका ही चयन किया जाए। तो दोस्तों आपका ही चयन क्यों किया जाए, ठीक है, तो आप इसका अच्छे से आंसर कर सकते हो कि मैं 10 से 15 पॉइंट बताऊंगा आपको जो आपको आंसर देने में बहुत मदद करेंगे। जैसा पुलिस सब इंस्पेक्टर इंटरव्यू दे रहा, आपका ही चयन क्यों जाए, तो आप बता सकते हो सर मेरे निर्णय लेने की क्षमता काफी अच्छी है, मैं बहुत अच्छे से निर्णय ले पाता हूं, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी है, ठीक है। दूसरा, आप सत्यनिष्ठ हैं, ठीक है, आप सत्यनिष्ठ हैं, ठीक है, ईमानदार हैं, सत्यनिष्ठ हैं, ठीक है, सर मैं सत्यनिष्ठ हूं, ईमानदार हूं, कोई कोड पर्सन कर सकते हो यहां पे, ठीक है। आप सर मैं टाइम मैनेजमेंट का बहुत समय प्रबंधक हूं, समय का अच्छे से प्रबंधन कर लेता हूं। आपको इन पहलुओं के आधार पर बताना है कि आपका ही चयन क्यों की जाए, तो आपके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स यहां पे बताने हैं। नेक्स्ट है, आप बता सकते हो सर मैं वस्तुनिष्ठ हूं। ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता का मतलब है कि सर मैं किसी एक पहलू को आधार मानकर निर्णय नहीं लेता हूं, पहले सभी पहलुओं की जांच करता हूं और फिर किसी फाइनल निर्णय पर पहुंचता हूं, तो मेरे में वस्तुनिष्ठता का गुण भी है। और मैं आपको तार्किक और विश्लेषणात्मक समझ, कौन कौन से बताओ, तार्किक और विश्लेषणात्मक समझ, तार्किक और विश्लेषणात्मक समझ अप्रोच रखते हैं। कैसे, मान लीजिए आप तार्किक अप्रोच रखते हो और एनालिटिक अप्रोच रखते हो, तो ये पुलिस में बहुत काम आएगी आपकी तार्किक और विश्लेषणात्मक अप्रोच रखना। आप में सर मैं पैसेंस भी है, पैसेंस का गुण भी हो सकता है आप में। सर मैं संचार तकनीकी का बेहतर समझ रखता हूं, और आपको पता है वर्तमान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, संचार तकनीकी का युग है, और पुलिस को साइबर क्राइम का फेस करना, साइबर क्राइम पुलिस के सामने बहुत सारे ऐसे अब मामले आते हैं जो साइबर क्राइम से रिलेटेड होते हैं, और उनको हैंडल करने में यदि आपको संचार तकनीकी का बेहतर ज्ञान है, ठीक है, तो संचार तकनीकी से रिलेटेड आपसे ठीक है एक अच्छा व्यू हो सकता है कि सर संचार तकनीकी का बेहतर ज्ञान है, इस वजह से पुलिसिंग में, ठीक है, मुझे लिया जा सकता है, ठीक है। जूडो, कराटे और मार्शल आर्ट, ठीक है, जूडो, कराटे और मार्शल आर्ट, यदि आपको पहले से जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट आता है, ठीक है, विशेषकर गर्ल्स को, ठीक है, तो ये आपको सेल्फ ट्रेनिंग में और दूसरी महिलाओं को ट्रेनिंग देने में भी काफी हेल्प करेगा। ये पुलिस के द्वारा समय समय पे इसके कोर्स भी संचालित किए जाते हैं, ठीक है। एनसीसी का अनुभव, एनसीसी में आप डिसिप्लिन सीखा है तो वो आपको पुलिस में आके बहुत मदद मिलेगी इसको, तो सर मैं एनसीसी का कैंडिडेट रहा हूं, ठीक है, तो उससे भी बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है, एनसीसी का कैंडिडेट है, डिसिप्लिन का। और लीडरशिप का गुण है, किसका गुण है, लीडरशिप का गुण है, ठीक है, या आप क्योंकि पुलिस में लीडरशिप की बहुत जरूरत पड़ेगी, एसआई बनने के बाद से या ग्रामीण क्षेत्र में आप एसएचओ बनने के बाद आपको अपने अधीनस्थ अधिकारियों को मॉनिटर करके चलना है, उनमें आपको होता है उनको या समकक्ष अधिकारियों के साथ सामंजस्य बना के चलना है, ठीक है, तो उसमें लीडरशिप का गुण बहुत जरूरी है ताकि आप अपने क्षेत्र में एक अच्छी छवि और एक ईमानदार ऑफिसर के रूप में और जितने भी क्रिमिनल हैं, ठीक है, उनको उजागर कर सकें और उन पे आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण रख सकें, तो लीडरशिप का गुण होना भी बहुत जरूरी है। और लास्ट है सर मुझमें भावनात्मक बुद्धि या संवेदनात्मक बुद्धि, ठीक है, इसका भी आपको तो समावेश है। तो इन बिंदुओं के आधार पे मैंने आपको 10 से 12 पॉइंट बताए जिनके आधार पर इनमें से कोई सा भी 2-3 पॉइंट सिलेक्ट करने आपको, ठीक है, और इनके आधार पे बता सकते हो सर इसके आधार पे मुझे पुलिस में
पूछेंगे आपका सेलेक्ट क्यों किया जाए, तो निर्णय लेने की क्षमता अच्छी है, समय का प्रबंधक है, ठीक है, और साथ ही साथ वस्तुनिष्ठता भी है, सत्यनिष्ठता भी है, ठीक है, ये सारे गुण आप में समावेश है। एनसीसी के कैंडिडेट्स भी रहे हो, ठीक है, तो इन सारे गुणों का समावेश होने के कारण आपका सिलेक्शन किया जा सकता है। क्यों किया जाए, तो इस प्रकार अपना आंसर वहां पर मेंशन कर सकते हो, बता सकते हो। नेक्स्ट है अब लास्ट फाइनली कि इंटरव्यू के दौरान और कौन कौन से बिंदु है जिनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है या जहन में रखना है, तो उनकी भी मैं चर्चा कर लेता हूं। देखिए, यदि आपको किसी प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप मना कर सकते हो, सर इस प्रश्न का मुझे आंसर आना चाहिए था, या सर श्रीमान मैं माफी चाहता हूं, इस प्रश्न का आंसर मुझे आना चाहिए था लेकिन अभी मैं इसे याद नहीं कर पा रहा हूं। एक तो यह भी आंसर कर सकते हो, श्रीमान माफ कीजिएगा इस प्रश्न का आंसर मुझे नहीं आता, इस प्रकार कह सकते हो, या श्रीमान इस प्रश्न का मुझे आंसर नहीं आ रहा है, आप कुछ और प्रश्न पूछिए, हो सकता है कि मैं इसका आंसर कर सकूं। तो क्या इस प्रकार आप इंटरव्यू को आगे भी कर सकते हो, इंटरव्यू को बढ़ा भी सकते हो। तो ऐसे कुछ आप डायरेक्ट मना नहीं करें, सर मुझे नहीं आता, डायरेक्ट मना ना करें, कुछ विनम्रता और शालीनता के साथ इस प्रकार आप मना कर सकते हो। दोस्तों भले ही 10 क्वेश्चन आपसे पूछे, 6 नहीं भी आते, घबराने की जरूरत, लेकिन 4 क्वेश्चन जो आपको आते हैं और उनमें से 2-3 के आंसर आपने ऐसा दे दिया जो और कोई किसी कैंडिडेट ने नहीं दिया है, ठीक है, तो हो सकता है कि उन 2-3 क्वेश्चन से भी आपका सिलेक्शन हो जाए। तो वहां कॉन्फिडेंस के साथ रहना है, बड़ी शालीनता और विनम्रता के साथ संयमित तरीके से बैलेंस आंसर करना है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है जितना पूछा जाए उतना सार गर्भित और संक्षिप्त आंसर दें। जिसके बारे में पूछा जाए उतना ही आंसर दें और लिमिटेड आंसर दे, 2 से 3 लाइन में उसका आंसर, और ऐसे 300 से 350 प्रश्न तैयार कर लो, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं समसामयिक मुद्दों से रिलेटेड, तो आप कौन उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो इतनी आप प्रिपरेशन करके जाएं, 300 से 350 मुद्दों को 2-2, 3-3 लाइन में आप शॉर्ट नोट्स के रूप में तैयार करके रखें। देखिए, यदि कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप ऊपर नीचे दाएं बाएं ना देखें और सोचने में 2 से 3 मिनट या 1 मिनट का वक्त ना लें, ठीक है। हाँ, आप किसी भी यदि कोई प्रश्न यदि आपको नहीं आता है तो आप 5 से 10 मिनट उस पर सोच सकते हो, ठीक है, लेकिन इसे ज्यादा सोचने में आप समय नहीं ले सकते। और यदि मान लीजिए आपको कोई प्रश्न आता है तो ज्यादा उत्साहित भी ना हो, ठीक है, ज्यादा उत्साहित नहीं होना है, उसको भी 5 से 7 मिनट तक सोच के और उसका अच्छा आंसर देना। और क्वेश्चन नहीं आता तो आप मना भी कर सकते हो, ठीक है, ज्यादा सोचने पर वक्त ना दे। और यदि मान लीजिए, ठीक है, कि आपका बॉडी मूवमेंट भी अच्छा होना चाहिए, बॉडी मूवमेंट का विशेष का ध्यान रखें, ठीक है, और साथ ही साथ आई कॉन्टेक्ट, मैंने पहले ही चर्चा कर ली थी आई कॉन्टेक्ट पे, ठीक है, और साथ ही साथ यहां पे हमने देखा कि राजनीतिक मुद्दे, कौन से मुद्दे, यदि कोई राजनीतिक मुद्दे हैं तो उनका न्यूट्रल और निष्पक्ष आंसर दें, किसी पॉलिटिकल पार्टीज के फेवर में आंसर ना करें, ठीक है, राजनीतिक मुद्दों का। और हो सकता है कि जितना बैलेंस और संतुलित आंसर दे सके उतना संक्षिप्त और संतुलित आंसर दें। और यहां पे यह भी याद रखना है कि जितना पूछा जाए उतना आंसर करना है, ठीक है, और ज्यादा सोचे नहीं, ठीक है, ये विशेषकर आप ध्यान रखें, ठीक है। और आप अपने आप को विनम्र, हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे इंटरव्यूअर आपको एग्रेसिव मूड पे भी लाएंगे, तो आपको अग्रेसिव मूड पे भी नहीं आना है, ठीक है। उस विषम परिस्थितियों, यही तो देखा जाता है कि इंटरव्यू में आप कितने कूल हो, कितने कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, कितने पेशेंस है आप में, यही चेक किया जाता है। नहीं तो आपको अग्रेसिव होना है, और यदि आपको हंसाने का भी वहां प्रयास किया जाए तो ठाके नहीं लगाने, हल्की सी चेहरे पे फेस स्माइलिंग होनी चाहिए, ये ध्यान रखें विशेषकर आप, और नहीं आप अग्रेसिव मूड में आए। और यदि मान लीजिए महिलाएं हैं तो यदि कोई महिलाओं से महिला मुद्दों पर क्वेश्चन आएंगे तो महिला मुद्दों पर जब आप आंसर दें तो इमोशनल ना हो, ठीक है, इमोशनली होकर आप आंसर ना दें, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर नारीत्व के बारे में, या कह सकते हैं कि नारी एक अबला है, तो इस प्रकार इमोशनल होकर न दें। कतई आप पुरुषों से कम नहीं है, ठीक है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वैसे ही होती है, ठीक है, तो आपकी सारी प्रोसेस से आपको कह सकते हैं कि आपकी सारी एबिलिटीज वही होती है जो आपको द जेंट्स में होती है, तो आप कतई उनसे कम नहीं है, आबादी भी लगभग उतनी है, तो आप अपने आप को, ठीक है, एज ए बॉयज के समकक्ष मान के ही कॉन्फ्लिक्ट करके आप आंसर दें, ठीक है, कतई आप इमोशनल बातें ना करें। कई बार इमोशनल कोर्ट्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपसे चेक किया जा सकता है, जैसे कि एक तालाब है, उसमें आपके मम्मी पापा, आपके बच्चे और आपकी बीवी डूब रही है, तो आप सबसे पहले किसे बचाओगे, ठीक है। तो आप इसमें इमोशनल आंसर नहीं देना है कि सर मम्मी को बचाएंगे, पापा को बचाएंगे, ऐसा नहीं। आपका एक आंसर ऐसे भी हो सकता है कि जो सबसे मेरे नियरेस्ट होगा सबसे पहले मैं उसे बचाने का प्रयास करूंगा, भले वो मम्मी हो, पापा हो, बीवी हो या बच्चे हो। तो इस प्रकार का आप आंसर कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये विशेष का ध्यान रखें आप, ठीक है, कि इमोशनली क्वेश्चन भी वहां से आपसे पूछे जा सकते हैं। और महिलाएं विशेषकर महिला सशक्तिकरण की परिभाषा तैयार करके जाएं कि महिला सशक्तिकरण की क्या परिभाषा है, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके। और ये तो
जेंट्स जो बॉयज हैं उनको भी ये कैंडिडेट, बॉयज कैंडिडेट है उनको भी तैयार करके जानी चाहिए। नेक्स्ट, समसामयिक मुद्दे पे टू द पॉइंट बोले और लास्ट 6 मंथ के आप समसामयिक मुद्दे तैयार रखें और उन पे शॉर्ट नोट्स बना के रखें 2 से 3 लाइन में, ठीक है। और यदि आप मॉक टेस्ट देके जाते हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन मॉक टेस्ट नहीं भी देते हो, ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में 4-5 जो इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, या नहीं भी दे रहे हैं, जो इंटरव्यू पहले दे चुके हैं, उनके सामने ग्रुप डिस्कशन करें, उनके सामने मॉक इंटरव्यू दें, ताकि जो आप वहां पर इंटरव्यू में आप जो फेस करना चाहते हो चैलेंज, वो आप अभी आमने सामने फेस कर लो, तो वहां कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, आप कॉन्फिडेंस से लेवरेज होके जाओ, और जब तक वापस एग्जिट ना हो तब तक ऐसा लगना चाहिए कि वास्तव में आप में प्रशासक बनने की योग्यताएं हैं, ठीक है। आप विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को बैलेंस रख सकते हो, पेशेंस रख सकते हो, कॉन्फिडेंट रख सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी में झलकनी चाहिए, ठीक है। ग्रुप में दे सकते हो, नहीं तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, और ये भी सुविधा नहीं है तो आप दर्पण के सामने बैठ के भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ये भी ध्यान रखें। अब लास्ट आपको ये ध्यान रखना है कि आप एसआई बनने के बाद आपका किन किन के साथ क्या बिहेवियर रहेगा, उच्च अधिकारियों के साथ आपका किस प्रकार का बिहेवियर रहेगा, उच्च अधिकारियों के साथ किस प्रकार का सामंजस्य आप स्थापित करोगे। दूसरा, आपके समकक्ष अधिकारियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करोगे समकक्ष अधिकारियों के बाद, यह भी क्वेश्चन हो सकता है। आप अपने सबऑर्डिनेट निम्न अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ, अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ किस प्रकार का बिहेव करोगे, किस प्रकार का आचरण करोगे, यह भी आपका क्वेश्चन हो सकता है इंटरव्यू में। और सब इंस्पेक्टर बनने के बाद, ठीक है, आपको यह भी हो सकता है कि वंचित वर्ग के साथ आपका क्या व्यवहार रहेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो लास्ट में मैं आपको अंतिम रूप से बताना चाहता हूं कि आपका जो लास्ट जो पॉइंट रहेगा, जो जिस पे आपका इंटरव्यू टिका हुआ रहेगा, वो रहेगा करंट इशू। लास्ट 6 मंथ के आपको करंट इशू पे अच्छा सा फोकस करके जाना है, और प्रत्येक करंट इशू के प्रत्येक पॉइंट पर, प्रत्येक मुद्दे पर 2 से 3 लाइन का आंसर आपको अभी से तैयार करके चलना है। और सेम डे का करंट भी अच्छे से तैयार करके जाएं, सेम डे का करंट, ठीक है। जिस समय आपका, मान लीजिए आपका इंटरव्यू सुबह 9 बजे है, ठीक है, तो आप उस दिन का न्यूज़पेपर जरूर पढ़ के जाएं, न्यूज़पेपर के प्रमुख मुद्दे जरूर पढ़ के जाएं। हो सकता है कि सेम डे के करंट से भी आपका क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये विशेषकर आप ध्यान रखें कि सेम डे का करंट और वे लास्ट 6 मंथ का करंट, क्योंकि आपका इंटरव्यू करंट बेस्ड है, और करंट से आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और साइंस टेक और एनवायरमेंट इश्यू भी रिलेटेड रहेंगे। तो उन सब पर आपको डिटेल से एनालिसिस, डिटेल से अध्ययन करके जाना है। तो ये इंटरव्यू के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, ठीक है, जिनके बारे में आपको डिटेल से अपने नोट्स तैयार करके जाने हैं। और जो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यूअर हैं और आरएस का रिजल्ट आने वाला है, मेंस का आरएस का इंटरव्यू देने वाले हैं, उन सभी को मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं।